हेलो नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम देख रहे थे रेलवे का सामान्य विज्ञान। तो पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर देखे थे जो कि मात्रक एवं विमाएँ था। आज हम देखते हैं सेकेंड चैप्टर जो कि गति है। इस वीडियो में हम देखेंगे एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं गति। तो गति चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई के बराबर है? तो ये इसका सही आंसर है दूरी। दूरी जो है, जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो वही जो है दूरी कहलाती है, चाहे वह टेढ़ी मेढ़ी रेखा से हो चाहे वह सीधी रेखा से गुजरती हो, तो वो जो है दूरी कहलाती है। दूरी जो है अदिश राशि है। दूरी जो है अदिश राशि है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी का मात्रक मीटर होता है और किलोमीटर भी होता है, और छोटे मात्रक सेंटीमीटर होता है, और प्रकाश वर्ष जो कि खगोलीय पिंड की इकाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु के विस्थापन का मान शून्य होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक है? तो विस्थापन जो होती है, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की न्यूनतम दूरी जो होती है वही विस्थापन होती है। विस्थापन जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। विस्थापन जो है सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होती है, और विस्थापन का मान शून्य तब होता है जब जिस बिंदु से शुरू किया उसी बिंदु पर फिर वापस लौट आया, तब विस्थापन का मान जो है शून्य होता है। यानी जब वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो तब वस्तु का विस्थापन जो है शून्य होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका व्याख्या दिया हुआ है कि जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान होती है तो विस्थापन का मान शून्य होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई वस्तु एक वृत्त में गति करता है और अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आती है तो विस्थापन का मान जो है शून्य होता है। यानी वृत्त में इस बिंदु से शुरू करते हुए उसी बिंदु पर फिर वापस लौट आना, विस्थापन का मान जो है शून्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पिन को ऊपर की ओर फेंका जाता है और वह 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है और फिर नीचे गिरता है। पिंड का कुल विस्थापन पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? तो एक पिंड जो है ऊपर की ओर फेंका जाता है 5 मीटर और फिर नीचे 5 मीटर नीचे गिरता है, तो कुल दूरी जो हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगा 10 मीटर। और विस्थापन जो है जिस बिंदु से फेंका गया फिर उसी बिंदु पर वापस लौट आया, तो विस्थापन जो है शून्य हो जाएगा। विस्थापन 0 मीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है बी इसका सही है। विस्थापन वह सीधी रेखा में बदलाव है जो पिंड का प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच होता है। चूंकि पिंड उसी स्थान पर वापस लौटता है जहां उसने शुरुआत की थी, इसलिए विस्थापन का मान जो है 0 मीटर हो जाएगा। आगे है, पिंड ने 5 मीटर ऊपर और 5 मीटर नीचे यात्रा किया तो कुल दूरी जो है 10 मीटर हो जाएगा। नोट में दिया हुआ विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उस पथ जो है उसका पथ कैसा होता है? उसका पथ जो है कैसा होता है? तो उसका पथ जो है एक ऋजुरेखीय होता है, यानी एक स्ट्रेट लाइन होता है। इसका व्याख्या दिया हुआ कि समान गति किसी वस्तु की वह गति होती है जिसमें वस्तु समान वेग से सीधी रेखा में चलती है और समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। अगला बिंदु है कि इस प्रकार की गति वस्तु का वेग स्थिर रहता है, जिसका अर्थ है कि उसकी गति और दिशा दोनों अपरिवर्तित रहते हैं और परिणाम स्वरूप त्वरण भी शून्य होता है। ऐसी स्थिति में वस्तु का मार्ग सीधी रेखा होता है, जिसे हम रेखीय गति भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए समय अंतराल में आरंभिक वेग और अंतिम वेग वाले कण का औसत वेग कितना होगा? तो आरंभिक वेग जो होता है u होता है और अंतिम वेग जो होता है v होता है,
और इसका औसत, यानी यू प्लस वी बटे 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही है, यू प्लस वी बटे 2। नेक्स्ट प्रश्न है, एक एथलीट की चाल क्या होगी यदि एथलीट त्रिज्या के वृत्ताकार पथ के परितः एक बार चक्कर लगाने में 1 सेकेंड का समय लेता है। तो एक चक्कर, यानी वृत्ताकार पथ में अगर एक चक्कर लगाया है तो वो अपना दूरी को तय किया है, यानी एक चक्कर में जो दूरी तय किया है, तो वृत्त का परिधि जो होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, ये यानी ये हो जाएगा दूरी, और एक सेकेंड में यानी समय, यानी दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय हो जाएगा चाल, दूरी बटे समय हो जाएगा चाल, यानी 2 पाई आर बटे टी बराबर हो जाएगा भी, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु को आर त्रिज्या वाले वर्तुल पथ के परितः एक बार यात्रा करने में 2 सेकेंड का समय लगता है, तो इसकी चाल को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो एक चक्कर पूरा करने में, यानी 2 पाई आर हो जाएगा दूरी, एक चक्कर हो गया, और समय लगा 2 सेकेंड, तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा पाई आर मीटर प्रति सेकेंड, पाई आर मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन जो है इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचने के लिए कितनी सतत चाल बनाए रखनी होगी। तो 600 किलोमीटर, तो दूरी हो जाएगा 600 किलोमीटर और समय है 10 घंटे, इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कार की चाल पहले घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दिए गए दो कारों में कार की औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल जो होता है कुल दूरी बटे हो जाएगा कुल समय। तो दूरी जो चला है एक पहले घंटे में 90 किलोमीटर और दूसरे घंटे में 60 किलोमीटर, तो टोटल दूरी जो हो जाएगा 150 किलोमीटर, और टोटल जो समय लगा 1 घंटे और यहाँ पे 1 घंटे, यानी 2 घंटे। ऐसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटे, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न है, यदि एक सीधी सड़क पर चलने वाली कार समय के समान अंतराल में अपनी चाल को असमान मात्रा में बढ़ाती है तो कहा जाता है कि कार जो है असमान त्वरण से गतिमान है, ऑप्शन बी इसका सही है। जब कोई कार समान अंतराल में अपनी गति को असमान मात्रा में बढ़ाती है तो इसका मतलब है कि उसका त्वरण स्थिर नहीं है, ऐसी स्थिति में असमान त्वरण कहा जाता है, असमान त्वरण। अगले प्रश्न है, किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समांतर माध्य द्वारा दिया जा सकता है जब उसका पिंड जो है एक समान त्वरण से गतिमान हो, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका व्याख्या दिया हुआ है, किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग समांतर माध्य द्वारा दिया जा सकता है जब पिंड एक समान त्वरण से गतिमान हो। अगले प्रश्न है, यदि गुरुत्वाकर्षण बल का कारण u छोटी g और h वस्तु का क्रमशः आरंभिक वेग, यानी u जो है आरंभिक वेग है और g जो है छोटी g है गुरुत्वाकर्षण त्वरण है और h जो हो जाएगा ऊंचाई है, तो इसका अंतिम वेग किससे प्राप्त किया जा सकता है, यानी भी हमें मालूम करना है। तो गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो इसमें वस्तु जो है नीचे की ओर त्वरण कर रही है, नीचे की ओर त्वरित कर रही है, तो a बराबर हो जाएगा प्लस में g, अगर ऊपर की ओर वस्तु त्वरित कर रही है तो a बराबर हो जाएगा माइनस g, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर में 2gh हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन जो है
ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न है 0.5 kg द्रव्यमान की एक गेंद को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तो यह 20 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, तो गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा? जी का मान जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड है। तो दिया हुआ है v बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड और u हमें निकालना है, और h बराबर दिया हुआ है 20 मीटर। तो शुद्ध होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH, और ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो जी का मान हम माइनस में लेंगे, -10 मीटर प्रति सेकेंड। तो आरंभिक वेग 0 और यू स्क्वायर हो जाएगा, यू स्क्वायर हमें मालूम करना है, और 2 गुने -10 गुने ऊंचाई दिया हुआ है 20, यानी यू स्क्वायर बराबर 400, तो यू बराबर हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन जो है, ऑप्शन इसका सी इसका सही है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है राम अपनी साइकिल के ब्रेक लगाता है और साइकिल की गति के विपरीत भी 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण उत्पन्न हो जाता है। यदि ब्रेक लगाने के बाद साइकिल को रुकने में 10 सेकेंड का समय लगता है, तो साइकिल द्वारा इस अवधि में तय की गई दूरी की गणना करें, यानी एस मालूम करना हमें, एस बराबर हमें निकालना है। तो एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस बराबर यू जो है प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, तो टी 0, तो टोटल 0 हो जाएगा, और हाफ ए का मान है 2 और टी का मान है 10, यानी 10 गुने 10, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 गुने 10 यानी 100 मीटर प्रति सेकेंड, सॉरी 100 मीटर हो जाएगा, दूरी हो जाएगा 100 मीटर। अगला प्रश्न है एक बस 30 सेकेंड में 12 मीटर प्रति सेकेंड से 30 मीटर प्रति सेकेंड तक एक समान रूप से त्वरित हो जाती है, तो उस समय अवधि में बस द्वारा तय की गई दूरी की गणना करें। इसमें भी हमें एस मालूम करना है, एस। तो एस बराबर होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पहले हम इसमें ए मालूम करेंगे, ए। तो ए बराबर पहले निकालेंगे भी बराबर यू प्लस ए टी। तो भी जो कि अंतिम वेग है, तो अंतिम वेग दिया हुआ है इसमें 30, और यू जो है प्रारंभिक वेग है, इसमें 12 दिया हुआ है, प्लस ए, और समय दिया हुआ है 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। तो माइनस हो जाएगा 18/30 हो जाएगा, बराबर में ए। तो ए बराबर निकलेगा 0.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू कितना हो जाएगा 12 गुने टी जो है 30 है, और प्लस में हाफ ए निकला है 0.6 गुने टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर यानी 30 गुने 30 हो जाएगा। तो पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 630 मीटर, यानी ऑप्शन जो है इसका ए, इसका ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न है अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के अभिगृहित पर लागू होता है, यानी किस पर लागू होता है? ये जो है जड़त्वीय फ्रेम पर लागू होता है, जड़त्वीय फ्रेम पर लागू होता है। जड़त्व जो होता है, आइंस्टीन का विशिष्ट अपेक्षिकता सिद्धांत दो मुख्य अभिगृहितों पर आधारित है। यह केवल जड़त्वीय फ्रेम यानी जो समान गति से चलते हैं, अर्थात कोई त्वरण नहीं होता है, उस पर लागू होता है। त्वरित फ्रेम के लिए सामान्य अपेक्षिक सिद्धांत लागू होता है।
अब अगले चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।